अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास नूर। हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन पर बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो हमने जो बात की वो थी इजिप्शियन एंशियंट सिविलाइजेशन। जी हाँ, आज हम बात करने चले हैं फिर से, जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इजिप्शियन सिविलाइजेशन को मज़ीद डिस्कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट और उसकी आर्मी के थ्रू मज़ीद इजिप्शियन सिविलाइजेशन को अनर्थ किया गया, डिस्कवर किया गया, जो कि दुनिया इससे पहले नावाकिफ़ थी। लास्ट टाइम हमने ये बात की कि ये सिविलाइजेशन आज से 5,500 साल पहले दुनिया में वजूद में आई। ये सिविलाइजेशन उस वक्त की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। अगर वो डेवलप थी तो किन बिहाफ पर? वहाँ पर मौजूद पिरामिड्स, मम्मीफिकेशन का जो प्रोसेस था वो, स्फिनिक्स और ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जो इसको डेवलप्ड सिविलाइजेशन का दर्जा देते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को आज हम देखते हैं। आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर। लास्ट टाइम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर वीडियोज़ में ही हम आपको बता चुके हैं कि जितनी भी सिविलाइजेशन है वो पानी के नज़दीक फ्लरिश हुई, आबाद हुई और वहीं पर वो परवान चढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। इजिप्ट का मामला भी ऐसा ही था कि रिवर नाइल अपनी तुग़यानी के बाइस, एनुअल फ्लडिंग के बाइस मिस्र को ज़रखेज़ी बख्शता रहा, जिसकी वजह से लोगों की सेटलमेंट आती रही। वो लोग जो वहशियाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर रहकर हम एग्रीकल्चर को न सिर्फ ग्रो कर सकते हैं बल्कि यहाँ अपनी परमानेंट सेटलमेंट भी इख्तियार कर सकते हैं, चुनाचा वैसा ही हुआ। इसके बायस इजिप्ट में एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ग्रो करना शुरू किया। एग्रीकल्चर पे बात करते हैं कि इजिप्ट की जो एग्रीकल्चर प्रोसेस था वो कैसे हुआ और वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स, कौन कौन सी वेजिटेबल्स, कौन कौन से फ्रूट्स ग्रो किया करते थे, जो कि सरप्लस होने के बायस उनको स्टोर कर लिया जाता था। स्टोर करने का एक प्रोसेस ये था कि वहाँ अपार्टमेंट्स बने हुए थे। इन अपार्टमेंट्स के अंदर वो इनको स्टोर करके प्रिजर्व यूँ किया करते थे कि आने वाले साल अगर वहाँ कोई फेमाइन आ जाए, प्लेग आ जाए, जिसके बायस कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर के बायस वो उसको मज़ीद ज़्यादा कल्टीवेट ना कर पाए, तो ये सरप्लस उनको आने वाले टाइम पर हेल्प करेगा। यही सरप्लस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तनाजुर में देखते हुए मिस्र में उनकी इकॉनमी काफ़ी ग्रो करने लगी। आए ज़रा देखते हैं कि क्रॉप्स में उनके पास जो सीरियल क्रॉप्स थी, जो बेसिक क्रॉप्स होती हैं, यानी कि वीट, बार्ले। अब मैं आपको बता चुका हूँ सरप्लस के बारे में। सरप्लस स्टोर कर ली जाती थी ताकि आने वाले सालों में उसको इस्तेमाल किया जा सके। आइए फ्रूट्स पर बात करते हैं। जो फ्रूट्स थे वहाँ पे कॉमन थे। देखिए, हर जगह की अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन के बायस वहाँ की प्रोडक्शन चेंज होती है। मिस्र का इलाका रेगिस्तानी इलाका था, चुनाचा वहाँ पे डेट्स कॉमनली ग्रो किया करते हैं, इसी तरह ग्रेप्स भी। यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगर हम सुमेरियन को देखें तो वहाँ पे फ्रूट्स काफ़ी कम मिकदार में थे या ना होने के बराबर थे, या यूँ समझें कि उन्होंने उस वक्त तक फ्रूट्स को उगाना सीखा नहीं था। मगर यहाँ मिस्र में इनके पास 2 बेसिक फ्रूट्स मौजूद थे। इसी तरह वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जिसमें बीन्स थे, पीस, अनियंस, गार्लिक एंड कैबेज वगैरह। ये सरप्लस होने के बायस जो सीरियल क्रॉप्स का साथ देते थे, इनको मालूम था कि अगर हम इन क्रॉप्स के साथ वेजिटेबल और फ्रूट्स को भी ग्रो करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्दी रहेगा, और ये इन्होंने ग्रेजुअली सीख लिया। इसी तरह फॉडर फॉर कैटल। फॉडर फॉर कैटल से मुराद यानी कि वो मवेशी जैसे गाय, कैमल, गोट्स, ईटीसी, ये वो जानवर थे जो इनको इस्तेमाल किया करते थे अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। उनके लिए फॉडर भी बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद था, जिसके बायस मिस्र के अंदर तरक्की दिन ब दिन हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है पेपरस। ये नेचुरली ग्रोन एक टॉल ग्रास हुआ करती थी, जो कि मिस्र के डेल्टा पर उगा करती थी। ये पानी के अंदर मौजूद रहती थी और वहाँ पर ग्रो करने के साथ साथ ये फॉडर का भी काम किया करती थी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात है। देखें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब आपके पास सरप्लस होती है, कोई चीज़ जो आपकी नीड को पूरा कर दे,
नीड को पूरा करने के बाद जब वो बच जाता है और आपको ये फील होता है कि मैं आने वाले टाइम में इसको यूज़ कर सकता हूँ, या आने वाला टाइम जो कि किसी नेचुरल डिज़ास्टर को फेस ना करे तो मैं इसको बेच दूँ। लिहाजा मिस्रियों ने, जो कि उस वक्त तक सेलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, कश्तियाँ बन चुकी थी जिनका इंटरेक्शन मेसोपोटामिया और यहाँ तक के रिवर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक मुहित था, फैल चुका था ये नेटवर्क। तो वहाँ वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो इनकी जो वाफिर प्रोडक्शन थी वो उनको वहाँ जाके सेल कर दिया करते थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम गवर्नेंस और सोसाइटी स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस पे। गवर्नेंस को जानने के लिए सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि गवर्नेंस एक्चुअली थी क्या। देखिए, उस वक्त इंसान जब स्टोन एज में रह रहा था तो उस वक्त उसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था कि वो अपने कबीले को, अपनी स्टेट को किस तरह से रन करे। तो चुनांचे ग्रेजुअली जब इंसान ने सीखा, इंसान ने जाना पहचाना रूल्स, स्क्रूपल्स और वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट को या स्टेट को रन कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी था। तो लिहाजा ग्रेजुअली चीज़ें सीखते रहे। हुआ कुछ यूँ कि मिस्र के अंदर जो गवर्नेंस थी उसको रन करने के लिए एक सेटअप हुआ, किंग, मोनार्क। जी हाँ, मोनार्क। दरअसल हुआ ये कि ये कोई बेसिकली या बोर्न किंग नहीं थे। देखें, इंसान अपनी तबीयत, अपने मिजाज के मुताबिक चलता है। कुछ इंसान शरीफुन नफ्स होते हैं, कुछ अखड़पन जो तीखे होते हैं, लड़ने भिड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों का जो गिरोह था वो ग्रेजुअली पावर हासिल करना शुरू कर देता है। जब इन्होंने पावर हासिल की तो ये ग्रेजुअली मोर पावरफुल होते रहे। फिर उन्होंने दूसरे इंसानों पर अपनी हकमियत कायम करना शुरू कर दी। मिस्र में भी बिल्कुल ऐसा हुआ जैसा हम सुमेरियन में पढ़ चुके हैं, जैसा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा उसी को ताकत मिल जाती है, उसी को हुकूमत मिल जाती है। चुनांचा मिस्र में भी ऐसा ही हुआ। तो मिस्र को जो रन किया करते थे वो किंग और मोनार्क थे। वहाँ पर एक बिलीफ था, उनका बिलीव ये था कि इन किंग को जो भी गाइडेंस मिलती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं कह सकते, यानी उस वक्त के जो खुदा थे उनके थ्रू दी जाती है डायरेक्टली। तो लिहाजा लोगों का अक़ीदा, लोगों के बिलीफ, यानी कि लोग उस वक्त तालीम याफ्ता नहीं थे, उनके पास मालूमात बहुत कम थी, लिमिटेड थी। वही मालूमात थी जो इन किंग के थ्रू दी जाती थी। तो लिहाजा लोग उनको एज अ किंग, एज अ खुदा ही जाना करते थे। ऐसा किंग जो कि अल्लाह की स्किल, अल्लाह की एबिलिटीज़, खुदा की वो तमाम तर सिफ़ात को ऑन करता है। इजिप्शियन सोसाइटी, इसको जानने के लिए सिर्फ हमारा ये पिरामिड जान ले आपके लिए काफ़ी होगा। दरअसल यहाँ पर जो सबसे पहली पोस्ट दी गई है इस पिरामिड को समझाने के लिए वो है फ़ेरो। मिस्र का जो किंग था उसका टाइटल फ़ेरो था, या उर्दू में हम फ़िरौन कहते हैं। ये किंग हुआ करता था। देन हमारे पास आते हैं ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के अंदर वो तमाम नॉबल्स, वो प्रीस्ट, वो तमाम लोग जो तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे थे। हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना इन लोगों की ही ज़िम्मेदारी थी। इनका काम ये था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से मेंटेन किया जाए। बिल्कुल इसी तरह इनका काम ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किस तरह से मेंटेन किया जाए और किंग को रिपोर्ट दी जाए। यूँ समझिए कि जो फ़िरौन थे उनका सारा काम ये ऑफिशियल्स संभाला करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्जर्स। सोल्जर्स वो लोग थे जो सिपाही थे, जो अपने फ़िरौन के लिए, अपनी स्टेट के लिए लड़ने भिड़ने के लिए हम वक्त तैयार थे, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। तो इनको थर्ड पोजीशन में लाया गया। लेटर ऑन हमारे पास थे मर्चेंट्स, जो कि डेली नीड्स, डेली बेसिक नीड्स जो भी होती हैं हमारी, उनको प्रोवाइड किया करते थे। फॉर एग्जांपल आपका किराना हो गया, आपकी सब्ज़ी फरोश हो गए, गोश्त वगैरह को बेचने वाले बाज़ार जो कपड़ा बेचते हैं वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास आते हैं क्राफ्ट्समैन, यानी कि ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा करते थे, दस्तकारी का काम किया, पॉटरी वगैरह वगैरह। लास्ट में फार्मर्स और स्लेव्स आते हैं। फार्मर्स बहुत हालांकि हम देखें कि फार्मर्स ही की बदौलत इजिप्ट ने डेवलपमेंट की और इन्हीं को सबसे ज़्यादा निचला दर्जा दिया जाता था। ये बहुत कॉमन, यूँ समझे कॉमनर्स थे, ये बहुत कॉमन थे। इनके साथ स्लेव थे जो कि जंगों में जंगी कैदी के तौर पे स्लेव बना लिया जाता था और इनसे मशक्क़त की जाती। अब हम बात करते हैं रिलीजन पे।
देखिए, मिस्र का जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था वो बहुत सादा था। लोग क्योंकि उस वक्त सादा थे, लोगों को मालूमात नहीं थी। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ये बता चुका हूँ कि इंसान की अक्ल उतनी ही थी जितने उसने इस्तेमाल की। इंसान ने जिस चीज़ को ताकतवर जाना वो उसके लिए खुदा बन गई, मगर इसमें तरक्की आती गई। जब किंग्स बने, फ़िरौन आए, तो उन्होंने लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। तो लिहाजा हर सिटी का अपना एक खुदा हुआ करता था। जो मिस्र था उसमें छोटी छोटी रियासतें थीं। हम इस पर आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि ये जो छोटी छोटी रियासतें थीं, इनको कौन से किंग ने एक करके, यानी कि आपके पास एक अपर और एक लोअर, ये दो इजिप्ट हुआ करते थे, फिर इनको यूनिफाई किया गया। किसने किया, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो इनका जो रिलीजन था वो उन तमाम ताकतवर खुदाओं को मानना था जो इनके किंग ने इनको पढ़ाए थे, और इनके जो किंग्स थे उन्होंने इनको ये थॉट भी थी कि तमाम ताकतें उनके खुदा की दान की हुई हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मम्मीफिकेशन के प्रोसेस पर, पिरामिड्स पर, और इसके अलावा मिस्र के कुछ सीक्रेट्स पर। हमारी पहली वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और हाँ, जाते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जाते हुए हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।